साहब हम कंफ्यूजन एक देख रहे हैं भारत की जानिब से। और गुज़श्ता रोज़ जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर भी की, उसका एक मुख्तसर मतन आपके अगर मैं गोश गुजार करूं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, एंटरटेनिंग भी है, लेकिन हमें थोड़ा सा वो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भारत दाएं देख रहा है या बाएं देख रहा है। वो कहता है कि हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। और आखिरी जुमला बड़ा फिल्मिक, उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये चाहता क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, इंडिया जो है, भारत जो है वो एक तरफ देख नहीं पा रहा, क्योंकि अगर अपनी शर्तों की बेस पर उन्होंने कुछ भी करना होता तो अभी तक हो गया होता। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात है, अमेरिका ने जब ये सालसी किरदार की भी जब बात की और जब इंटरवीन करके इस सीज़ फायर को अंजाम तक पहुंचाया, तो इंडिया की जो सो कॉल्ड ऑटोनॉमी थी, जिसके ऊपर इंडिया ने बहुत दफ़ा कहा कि फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क बना के हम इन पर अटैक कर सकते हैं, हम कश्मीर का भी मलबा पाकिस्तान पर गिरा सकते हैं, हमारे पास अपने लिए एक इख्तियार है कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी वायलेट कर लें, मतलब कि इंडिया इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन। तो उस किस्म का जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान के बहुत ही आला डिफेंस ने और साथ साथ जो हमारी डिप्लोमेटिक मैनूवर्स थे उसकी वजह से इंडिया का जो नैरेटिव है डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ भी वो बहुत हद तक फ्लैटन हो गया। तो ये अभी के जो रेट्रिक आ रहा है मोदी साहब की तरफ से, मैं इसको क्वाइट फ्रैंकली रेट्रिक से बढ़ के कुछ नहीं समझता, क्योंकि इंडिया के पास थोड़ा सा बॉक्स इन वो हो गया। अब अगर टॉक्स होनी है, या वो कश्मीर की बेस पे होंगी, या वो इंडस वाटर ट्रीटी की बेस पे होंगी, या वो दहशतगर्दी की बेस पे होंगी, जिसके हकाइक मौजूद हैं। इंडिया बहुत देर से पाकिस्तान की अपनी सरहद के ऊपर बहुत डीप स्ट्राइक्स भी करता आ रहा है। आपने यहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन भी करवाए हैं। बलोचिस्तान की भी जो हिस्ट्री है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये चीज़ें खुल के आएंगी आगे, अब के आगे नेक्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मोदी साहब के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए भी, एक तो इलेक्शन एक तरफ आ रहा है, RSS के साथ भी हालात बहुत सारे अच्छे नहीं हैं मोदी साहब के, और साथ साथ अमेरिका का इंटरवीन करना वो इसलिए था कि जी एस्केलेशन को रोकने से, और ये देखने के लिए कि जी ये एक नो एंड्स तक बात जा सकती है। इंडिया बहुत देर तक अपने मुल्क के अंदर ये नैरेटिव देता आ रहा है कि जी हम पाकिस्तान को तबाह कर छोड़ते हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है, वो भी हो चुका है जिसका फ्रैंकली मुझे इल्म नहीं था, और उसकी बेस के ऊपर इंडिया जो है इट्स ऑल सुप्रीम। अब मोदी साहब को अपीजमेंट के लिए अपनी ऑडियंस को बताना पड़ रहा है कि हाँ जी हम अमेरिका पे भी उंगलियां उठाएंगे, हम पाकिस्तान पे भी उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं। बट जो कोई भी ये 2 हफ्ते से ऑब्जर्व करता आ रहा है उसको साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडिया रिसीविंग एंड पे, तो मुझे कमजोरी की अलामत लगती है। मूसा साहब, चूंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशन है वो भारत बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहा है। इस पर राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने कही लोकसभा में कि हम तो पाकिस्तान और चीन को अलहदा रखना चाहते थे, लेकिन इस ऑपरेशन ने और हुकूमत ने इकट्ठा कर दिया है। इस ऑपरेशन को किस तरह से देख रहे हैं इस तनाजुर में, और पाकिस्तान चाइना रिलेशन कितना इफेक्टिव रहा है इस मामले में? जी, गांधी साहब से बंदा पूछे कि अगर आप पाकिस्तान और चीन को अलग रखना चाह रहे थे तो आप अब तक क्यों नहीं कामयाब हो पाए, तो आपको आई थिंक जवाब उस चीज़ का मिल जाएगा। पाकिस्तान चीन जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही रोबस्ट इंटरेस्ट के ऊपर कायम है। पाकिस्तान और चीन की जो मिलिट्री कोऑपरेशन से लेके उनकी इकोनॉमी तक, चीन ने जिस लेवल के ऊपर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट किया, मतलब कि इतनी स्ट्रेटेजिक और वेल इन्फॉर्म्ड ये पार्टनरशिप है कि ये इतने दहाइयों से सस्टेन करती आ रही है। तो आई थिंक इंडिया मौजूदा हालात में अगर वो पाकिस्तान और चीन की तरफ सिग्नलिंग करता है, वो भी एक तरह से एक्सक्यूज अपनी ऑडियंस को देना चाह रहे हैं। मजीद कमजोरी की अलामत नजर आती है कि जहां पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इंडिया के पास फॉर एग्जांपल डोमेस्टिकली रिस्पॉन्स ऑप्शंस क्यों नहीं थी, आपने पाकिस्तान पर अटैक किया, अंजाम तो डिफरेंट निकला है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, बट ट्रंप साहब ने अनाउंस कर लिया और इंडिया ने एक्नॉलेज कर लिया उस सीज फायर को। तो ये जो सवाल सामने आते हैं तो आप बहुत से डिफरेंट किस्म की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स देखेंगे इंडिया की तरफ से। कभी वो चीन और पाकिस्तान के बारे में कोई अफवाह फैलाएंगे, कभी वो दूसरी कोई बात करेंगे। मेन इशू क्या है यहाँ पे? मेन इशू यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कामयाब हो गया है कश्मीर को मजीद इंटरनेशनलाइज करने में। अगर आप देखें 2019 में भी मैं इस पर ब्रॉडकास्ट पर बात कर रहा था कि वहां पर भी इंडिया की ये पोजीशन अपनी तरफ से रह रही थी कि ये इंटरनल इशू है, इसकी तरफ देखें तक ना। हालांकि काफ़ी और पार्टनर्स थे जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ कॉमन थे, जिन्होंने उस टाइम पे भी एक्नॉलेज किया ये एक बायलैटरल इशू है और इसको मजीद पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज करने में कामयाब हुआ है। अब उसके अंदर इंडिया के पास कंस्ट्रेनिंग स्पेस रह जाती है, क्योंकि जब 30 से ज़ायद ममालिक थे जिन्होंने सीज़ फायर को निगोशिएट किया, अब उसके ऊपर बहुत सारी नजरें होंगी कि इंडिया के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। किसी न किसी पॉइंट पे इंडिया को निगोशिएटिंग टेबल पर पाकिस्तान के साथ आना है। जब वो आएगा तो वो पाकिस्तान के साथ एक बात करके दूसरी बात अमेरिका या किसी और कुव्वत को नहीं बताने की पोजीशन में। कश्मीर पे आपको बात करनी पड़ी, क्योंकि कश्मीर इज अ रूट कॉज। कश्मीर वो प्रीटेक्स्ट है जिसको इस्तेमाल करके इंडिया अभी तक पाकिस्तान की तरफ नजरें निकाल रहा था, बट जब पाकिस्तान अपना रिस्पॉन्स दिया तो पता लगा कि जी कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको उठाने पड़ेंगे, यानी कि कश्मीर से आप नजरें नहीं मतलब एक साइड पे कर सकते।
इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, वहां पे लीगल डिमेंशन आ जाती है और एक तरफा विड्रॉल जो है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा फिर इंडिया बैकफुट पे है। तो मुझे लगता है जो चीन और पाकिस्तान की रिलेशनशिप है ये इंटैक्ट है। ये गांधी साहब या मोदी साहब के बयान से इसके अंदर किसी किस्म की भी रद्दी भर भी उसमें कोई किसी बिल्कुल कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। मूसा साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन, एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने भी ये स्टेटमेंट दी है, वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा कि मोदी ने अपनी तकरीर में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू माना है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने तो उसमें वो जो आज़ाद कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कश्मीर का मामला इतनी आसानी से डिबेटेबल बन सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान? देखिए, अगर मैं मोदी साहब की स्पीच की बिल्कुल गहराई में जाऊं तो फिर तो मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बता सकता हूं जिस पर हमें एतराज़ हो सकता है। आई थिंक मोदी साहब में तवक्को इतनी रखनी चाहिए जितनी कि रखनी बनती है। जहां तक बात आती है, मेरा फोकस होगा पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी की तरफ, क्योंकि हमने कश्मीर को एक लीगल लेंस से लेके जाना है, हमने कश्मीर को इंटरनेशनल स्क्रूटनी के नीचे रख के नेगोशिएट करवाना है और हमने कश्मीर को कश्मीरियों के इंटरेस्ट का नेगोशिएट करवाना है। अब उसके लिए इंडिया को बहुत सा पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने एक आर्टिफिशियल सा स्टेटस को मेंटेन किया हुआ कश्मीर के अंदर बहुत दफा से। हमने G20 के दौरान भी दिखा रहे कि ये बड़ी खूबसूरत वादियां हैं, यहाँ पे बड़ी आज़ादी है। वो सारा का सारा जो शैम था वो खुल के बाहर आ गया है। और इंटरनेशनल मीडिया की आपने थोड़ी देर पहले बात की, अगर आप एंडोर्स करना भी चाहो, आप किस मुंह से इन चीज़ों को एंडोर्स करो? तो आई थिंक ऑल साइंस पॉइंट टुवर्ड्स द फैक्ट कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी एक ओपनिंग है। हाँ, ये ओपनिंग क्यों ज़्यादा मजबूत लगती है, मुझे क्यों लगता है कि इंडिया के साथ नेगोशिएशन जो है वो अल्टीमेटली ब्रेक ग्राउंड कर जाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा या मोदी की जगह कांग्रेस को होना चाहिए, नहीं, इंडिया उसी तरह ही रहे। जो इशू है वो अनटेनेबल बन गया। कश्मीर के ऊपर अगर आप अभी एग्जिस्टिंग स्टेटस को मेंटेन करते हैं, वहां पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कशीदगी के बढ़ने के बहुत बड़े इम्कान हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग है और दर्जनों मुल्कों के अंदर जिन्होंने कहा कि सीज फायर शुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स सब्सटैंटिव टॉक्स, यानी कि मजबूत रिजल्ट ओरिएंटेड टॉक्स की तरफ फोकस हो, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जाता है। दूसरी तरफ आप ले आए इंडिया की गलतियों को। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा है उसको आपने वायलेट किया, हालांकि उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। अब वो बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया का जायजा लें, बहुत से मुल्क रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर कायम है और वाटर रिसोर्स शेयरिंग को बड़ा सेंसिटिव इशू समझा जाता है। इसको आप वेपनाइज नहीं कर सकते, हथियार नहीं बना सकते। तो इंडिया का जो एक तरफा विड्रॉल है वो भी पाकिस्तान के फेवर में जाता है, क्योंकि अब वो एक ऐसा एक स्टिकिंग पॉइंट बन गया है जिसको इंडिया को किसी न किसी पॉइंट पे लचक दिखानी पड़ेगी। अगर इंडिया खुद नहीं दिखाता तो फिर पाकिस्तान के पास और एवेन्यूज है वो करने के लिए। तो अगर आप इन सारे मफाद को लेके आए, एक मिलिट्री और एक वॉर लाइक सिनारी जैसे अभी अभी पाकिस्तान के बड़े रिस्पॉन्सिबल जवाब के बाद हम सब निकले हैं, उसकी तरफ मजीद उस तरफ हालात के जाने के इम्कान नहीं बनते। अगर बनते हैं तो फिर इंडिया की तरफ मजीद प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टॉक्स को मजीद मजबूती बनेगी। तो पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी है, आप अपने स्टांस के साथ रहें। अभी और कल में फर्क यह है कि आपके पास इंटरनेशनल एक तरह से सपोर्ट और स्क्रूटनी भी है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के बीच मजीद कशीदगी बढ़े। हाँ बिल्कुल, कश्मीर को मरकजी एजेंडे के तौर पर होना चाहिए और ये विजिट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये पाकिस्तान के हवाले से क्या फेवर कर सकता है? फेवर इस तरह कर सकता है कि थर्ड पार्टीज़ की इस चीज़ के ऊपर नज़र होनी और देखना है कि जी सीज़ फायर को आप सस्टेन कैसे कर सकते हैं। रीच करना एक बात है, अमन को कायम रखने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो ग्राउंड वर्क चाहिए, उसके अंदर सऊदी अरेबिया और अमेरिका की जो प्रॉक्सिमिटी है इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज हो सकती है पाकिस्तान की तरफ। और दूसरी बात है, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कश्मीर से लेकर दहशतगर्दी को अपने टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट करें। ये बहुत देर से हमारे यहाँ पे एक एस्पिरेशन थी कि कब वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान अगर तो नेगोशिएटिंग टेबल पे आता है तो एक वेंटेज पॉइंट से आए। आई थिंक वो जो अपॉर्चुनिटी है वो इनसाइट हो सकती है। हाँ, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और बाकी जो मुल्क इस सीज़ फायर को नेगोशिएट करने की पोजीशन में थे, उनको इस चीज़ के ऊपर हल्की सी भी नज़र डालते हैं, आई थिंक वो इंडिया के नैरेटिव को मजीद कमज़ोर कर सकती है। और पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं अमन के लिए, जो कि अब खित्ते के अमन को ग्लोबलाइज भी कर दिया गया है, उसके ऊपर भी वो बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज हो सकता है। तो आई थिंक दैट्स ऑन बिल्कुल असरअंदाज